प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका बिहार बोर्ड विज्ञान क्लास 10 के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न के प्रथम भाग में। तो बिना समय गंवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, वह कौन सी ऐसी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? आंसर है सोडियम, जिसे हम Na से सूचित करते हैं। इसके अलावा पोटेशियम और लिथियम भी ऐसी धातुएं हैं जिसे हम आसानी से काट सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, धातुओं का एक गुण होता है कि धातुएं कठोर होती है, लेकिन सोडियम एक ऐसी धातु है जिसे हम आसानी से मक्खन की तरह चाकू से काट सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी मुलायम होती है। ठीक है, इन धातुओं का घनत्व तो बहुत कम होता है। इनकी जो धात्विक बंध होते हैं, मतलब कि मेटालिक बॉन्ड काफ़ी कमज़ोर होता है, जिसके कारण ये मुलायम होती है। ठीक है, ये चमकदार भी होती है। और इसके बारे में एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि ये हवा और पानी के संपर्क में आते ही आग पकड़ लेती है। इसलिए इसे सुरक्षित रखने के लिए हमेशा कैरोसिन या मिट्टी के तेल में डुबो कर रखते हैं। किसके बारे में बात हो रही है? सोडियम के बारे में बात हो रही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हीरा किस तत्व का अपरूप है? तो हीरा कार्बन का ही एक अपरूप है। ठीक है, कार्बन का ही एक अपरूप है। कार्बन जो होता है ना, परमाणु एक विशेष त्रिआयामी या जिसको हम लोग टेट्राहेड्रल संरचना में जुड़ जाते हैं, जिससे हीरे का निर्माण होता है। कार्बन के अन्य अपरूप हैं इसके अलावा, हीरा के अलावा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। ठीक है, मुख्यतः दो आपको याद रखना होता है कि कार्बन के जो मुख्य अपरूप क्या है। तो एक हीरा, ठीक है, और दूसरा हम लोग ग्रेफाइट को याद रख सकते हैं। तीसरा जो प्रश्न है वह है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के एक तत्व का नाम लिखें। तो अगर हम एक तत्व की बात करें तो पहला तत्व होता है हाइड्रोजन। इसके अलावा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सभी जो हैं प्रथम वर्ग के तत्व हैं। ठीक है, ये टोटल 7 हैं जिसमें हाइड्रोजन पहला होता है। तो चूंकि एक ही पूछा गया है तो हम लोग हाइड्रोजन लिख सकते हैं। और ये वर्ग ग्रुप 1 को, ये सारे क्षार धातुएं या अल्कली मेटल्स भी इनको कहा जाता है। ठीक है, और इसमें जो बाकी के जो हैं हाइड्रोजन को छोड़ के, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मुख्यतः ये तीन जो नाम हैं, जो आपका दूसरा सवाल था या पहला सवाल था, सॉरी, कि किसे आसानी चाकू से काटा जा सकता है, तो ये हाइड्रोजन के अलावा जो है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सभी मुलायम धातुएं होती हैं। ठीक है, जिसे हम लोग आसानी से, या क्षार धातुएं होती है जिसे हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं। लेकिन मुख्य रूप से हम लोग इसमें सोडियम का आंसर याद रखते हैं, और ये ग्रुप 1 में ही है। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के ही तत्व हैं जिसमें हाइड्रोजन पहला तत्व है। उसके नीचे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम है। लोहा ऑक्सीजन से संयुक्त कर क्या बनाता है? तो लोहा ऑक्सीजन से, लोहा को हम लोग Fe बोलते हैं, आयरन। ठीक है, जिसका संकेत Fe है, ऑक्सीजन O2। तो ये दोनों आपस में मिलकर रासायनिक संयोग करके लौह ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड बनाते हैं, जिसका सूत्र होता है Fe2O3। Fe2O3, जिसे बोलचाल की भाषा में हम लोग लोहे का जंग लगना भी कहते हैं, रस्टिंग जिसको कहते हैं। ठीक है, हरे पौधे के किस घटक के अभाव में प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं है? तो हरे पौधे में ऐसा क्या नहीं होगा जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाएगा? तो आंसर है पर्णहरित, या जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल या पर्णहरित, इसको हम लोग कहते हैं, जिसके अभाव में फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं है। अगला क्वेश्चन है, दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है सिनेप्टिक दरार। क्या है? सिनेप्टिक दरार। इसे सिनेप्स भी कहते हैं। ठीक है, इसे सिनेप्स भी कहते हैं। तंत्रिका कोशिकाओं, जिसको हम लोग अंग्रेजी में न्यूरॉन्स कहते हैं, इसके बीच जो गैप होता है उसे ही सिनेप्टिक दरार कहते हैं या सिनेप्स कहते हैं। ठीक है, ये एक, इसका कार्य जो होता है, जो तांत्रिक आवेग होता है या रासायनिक संकेतों को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के तक प्रवाहित करना होता है। ठीक है, मनुष्य में चीनी के पाचन में कौन हार्मोन सहायक है? तो इसका आंसर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसका आंसर होगा इंसुलिन। क्या होगा? इंसुलिन ही वो चीज़ है
ठीक है, वो हार्मोन है जो चीनी के पाचन में सहायक है। ठीक है, इंसुलिन जो है ना भोजन से चीनी का उपयोग करने की अनुमति देता है, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। और यह जो हार्मोन है अग्न्याशय है, जिसको हम लोग पैंक्रियाज की बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। ठीक है, श्वसन। क्वेश्चन नंबर 8 है कि मनुष्य के कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है। तो अगर संख्या की बात करेंगे तो ये है 46। अगर जोड़ों की बात करेंगे तो 23 जोड़े। ठीक है, जिसमें से 22 जोड़े या 44 गुणसूत्र जो होता है वो दैहिक या अलैंगिक गुणसूत्र होता है, जो दोनों में पाया जाता है, दोनों महिलाओं में और पुरुषों में पाया जाता है। एक जोड़ा या जिसको दो गुणसूत्र कह सकते हैं, जिसको लिंग गुणसूत्र या सेक्स क्रोमोसोम भी कहते हैं, ये पुरुष और महिलाओं में अलग अलग होता है, जिससे दोनों में डिफ्रेंशिएट होता है। ठीक है, तो श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन एक दहन रासायनिक अभिक्रिया है। ऐसे तो श्वसन और दहन दोनों अलग हैं, लेकिन काफ़ी समानताएं भी हैं, क्योंकि दोनों ही प्रक्रियाओं में ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य होती है। ठीक है, दोनों ही कार्बनिक पदार्थ जैसे ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, जिससे ऊष्मा के रूप में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो अगर हम लोग क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है, तो हम लोग कह सकते हैं दहन अभिक्रिया है। ओम के नियम में किसका मान अचर है। अचर है मतलब फिक्स है। तो ओम के नियम में किसका मान अचर है, तो ताप का मान, टेम्परेचर जो होता है उसका मान स्थिर रखा गया है। ठीक है, ओम का नियम होता क्या है कि ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक, मान लीजिए जैसे कि तार की भौतिक अवस्थाएं मुख्य रूप से उसका तापमान स्थिर रहती है, तो उस चालक के सिरों पर उत्पन्न होने वाला जो विभवांतर होता है उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। ठीक है, विद्युत धारा जो होता है विद्युत धारा के समानुपाती होता है। विभवांतर, विभवांतर को हम लोग वी से डिनोट करते हैं और विद्युत धारा को आई से। तो वी प्रोपोर्शन टू आई, मतलब V इक्वल टू आई आर, जहाँ पे R जो होता है वो प्रतिरोध का एक नियतांक है, जहाँ पर R जो है एक नियतांक है प्रतिरोध। इसको R जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध का सिंबल R होता है, एक नियतांक की तरह काम करता है। विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या है, तो विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट है, जिसे हम लोग W से दर्शाते हैं। सरल शब्दों में 1 वाट उस विद्युत शक्ति के बराबर होता है जब किसी परिपथ में 1 जूल प्रति सेकंड की दर से ऊर्जा का उपयोग होता है या कार्य किया जाता है। ठीक है, तो सिंपल आपसे पूछा जाए कि विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या है, तो वाट या W। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है, तो 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। ठीक है, स्पष्ट दृष्टि की वो न्यूनतम दूरी होती है जिसे एक स्वस्थ नेत्र जो होता है, मानव नेत्र, स्पष्ट रूप से देख सकते हैं बिना किसी तनाव या दबाव के। ठीक है, बायोगैस का प्रमुख घटक क्या है। बायोगैस का प्रमुख घटक है मीथेन। इसका सूत्र है CH4। ठीक है, बायोगैस में मीथेन की मात्रा 50% से 70% तक होती है, इसीलिए इसको मुख्य घटक कहा जाता है। बाकी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है लगभग 25 से 45%, और अन्य गैसें जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनिया, ये सब भी होती है। लेकिन मुख्य घटक तो मेन पार्टीशन उसमें मीथेन का होता है, 50 to 70% CH4। वन संरक्षण का एक प्रमुख उपाय बताएं, तो पुनर्रोपण या वृक्षारोपण, यानी कि जैसे अगर हम पेड़ काट रहे हैं तो उसकी जगह पे नए पौधे लगा दें। एक पेड़ काट रहे हैं तो 10 पौधे लगा दें। ठीक है, तो ये वृक्षारोपण या मतलब पुनर्रोपण, वनीकरण भी कहते हैं। ठीक है, इसके द्वारा जो है हम लोग काटे गए पेड़ों की भरपाई कर सकते हैं। हीलियम कैसा तत्व है, तो हीलियम एक अक्रिय गैस जिसको हम लोग कहते हैं या निष्क्रिय गैस कहते हैं, नोबल गैस अंग्रेजी में कहते हैं। ठीक है, अक्रिय गैस होता है और जिसका सूत्र, जिसका संकेत, रासायनिक संकेत He है, परमाणु क्रमांक 2 है, रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन ये गैस है। और हाइड्रोजन के बाद ब्रह्मांड का सबसे हल्का तत्व है, सबसे हल्का हाइड्रोजन है, उसके बाद सेकेंड नंबर पे हीलियम ही होता है। और अक्रिय गैस है। क्यों कहते हैं अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस, जल्दी स्थिर होता है, किसी अन्य गैस के साथ ये रिएक्ट नहीं करता है। क्वथनांक और इसका जो क्वथनांक और गलनांक सभी ज्ञात तत्वों में सबसे कम है इसका। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात कितना है।
तो 2:1 है। 2:1 है। जल का रासायनिक सूत्र हम लोग क्या बोलते हैं? H2O, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु संख्याओं का अनुपात 2:1 होता है। इसका कारण यह है कि पानी का एक अणु, जो वाटर का एक अणु होता है, 2 हाइड्रोजन परमाणु और ऑक्सीजन के एक परमाणु से मिलकर बना होता है। ठीक है। और जल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात अगर पूछा जाएगा तो क्या होगा आंसर इसका? 1:8। ठीक है। लेकिन आपसे सवाल है कि यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु संख्याओं का अनुपात क्या है? तो 2:1। आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? तो आवर्त सारणी में 7 आवर्त हैं। आवर्त को अंग्रेजी में हम लोग पीरियड्स भी कहते हैं। आवर्त सारणी को हम लोग अंग्रेजी में पीरियड्स भी कहते हैं, जो क्षैतिज पंक्तियाँ, हॉरिजेंटल रोज होती है और परमाणु क्रमांक के अनुसार व्यवस्थित होती है। ठीक है। तो आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 है। प्रथम आवर्त में 2 तत्व, सबसे इसको लघु आवर्त कहते हैं। दूसरा और तीसरा में 8-8 तत्व होते हैं। और चौथा पांचवा में 18-18। और छठे आवर्त में 32 है। और सातवां जो अभी अपूर्ण है उसमें लगभग 118 तत्व अभी वर्तमान में मौजूद है। सिलिका क्या है? सिलिका जो होता है उसको हम लोग सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी कहते हैं, SiO2 भी कहते हैं। एक यौगिक है, कंपाउंड है, रासायनिक यौगिक है और सिलिकॉन और ऑक्सीजन के परमाणु से मिलकर बना होता है। ठीक है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे प्रमुख, सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाले खनिजों में से एक है। अगला क्वेश्चन है कि OH की क्रियाशील मूलक क्या है? OH की क्रियाशील मूलक अल्कोहल है। कार्बनिक यौगिकों में OH समूह को हाइड्रोक्सिल समूह भी कहा जाता है, हाइड्रोक्सिल समूह। और इसके कुछ उदाहरण जैसे हो गया, जिसमें भी OH लगा होता है, ठीक है, वो अल्कोहल ग्रुप में आता है या हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी कहा जाता है। जैसे मेथनॉल हुआ CH3OH जिसका सूत्र है, एथेनॉल हुआ C2H5OH है। ठीक है। पौधे में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो पौधे में ऑक्सीजन का पौधे में नहीं, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में, ठीक है, पौधे द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है, पौधे द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है वातावरण से और ऑक्सीजन को छोड़ा जाता है। और हम बदले में, इंसान या अन्य जानवर जो हैं, उस ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है। ठीक है। इस प्रक्रिया के द्वारा प्रकृति में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों का संतुलन बना रहता है। अगला क्वेश्चन है कि पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ADP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो आंसर होगा 30.5 किलो जूल प्रति मोल। ठीक है, KJ पर मोल। 30.5 KJ पर मोल। क्या पढ़ेंगे इसको? किलो जूल पर मोल। ADP का फुल फॉर्म भी कभी पूछ दिया जाता है, तो एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। ठीक है, जिसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है या ऊर्जा मुक्त होती है, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं या 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है। 2 ऊपर होता है, 2 नीचे होता है। तो 2 ऊपर अलिंद कहते हैं ऊपर वाले को, और नीचे वाले को निलय कहते हैं। अंग्रेजी में आर्ट्रिया बोलता है, या नीचे वाले को वेंट्रिकल्स बोलते हैं। तो जो हृदय के 4 कोष्ठक जो होते हैं, एक होता है दाया अलिंद जिसको राइट एट्रियम कहते हैं, और दूसरा होता है दाया निलय जिसको राइट वेंट्रिकल कहते हैं। फिर बाया अलिंद होता है, लेफ्ट आर्ट्रियम होता है, और बाया निलय जिसको हम लोग लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं। ठीक है। तो आपको याद रखना है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4 होते हैं। और मानव हृदय का औसत संकुचन, औसत प्रकुंचन दाब कितना है? ठीक है। तो प्रकुंचन दाब जैसे जिसको हम लोग बोलते हैं कि आपका BP नॉर्मल कितना होना चाहिए सामान्य भाषा में, तो वो क्या होता है? 120 mmHg, या इसको हम लोग बोलते हैं मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। ठीक है, 120। ठीक है। यह वो अधिकतम दाब है जो हृदय के धड़कने और सिकुड़ने पर धमनियों में उत्पन्न होता है। ये जो 120 है, या वो अधिकतम मैक्सिमम दबाव है जो हृदय के धड़कने और सिकुड़ने पर धमनियों में उत्पन्न होता है। और पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो ये पत्तों में होता है। ठीक है। पौधे पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिसको हम लोग स्टोमाटा कहते हैं, या रंध्र कहा जाता है हिंदी में। ठीक है। जो
पौधे में एक्स्ट्रा वाटर होता है वो वाष्प के रूप में फिर से वायुमंडल में छोड़े जाते हैं, ठीक है, पत्तियों के द्वारा। इसी को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। हाइड्रा में उसके पहले है कि कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपवहन द्वारा पृथक करता है, तो उसको नाइट्रोजनी या नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों को, ठीक है। कृत्रिम वृक्क को हम लोग अंग्रेजी में डायलिसिस मशीन भी कहते हैं, हेमोडायलिसिस मशीन। तो ये जो क्या करता है कि नाइट्रोजनी जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसका अपवहन या डायलिसिस द्वारा पृथक करता है। और ये जो रक्त से अलग किया जाता है मुख्य रूप से जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो होता है यूरिया होता है, क्रिएटिनिन होता है, इसके अलावा अतिरिक्त लवण और यूरिक अम्ल भी इसी प्रक्रिया में अलग होता है। हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है, तो हाइड्रा में प्रजनन मुकुलन विधि, जिसको हम लोग बडिंग कहते हैं, अपने से अलग हो जाना। बडिंग मतलब क्या हुआ, ये एक अलैंगिक विधि है प्रजनन का, ठीक है, जिसमें हाइड्रा में एक उभार उत्पन्न हो जाता है। हाइड्रा के शरीर के बाहरी सतह पर ना उभार उत्पन्न होता है और एक जिसे बड या मुकुल भी कहते हैं। और ये धीरे धीरे विकसित होने लगता है जिसमें छोटे छोटे तंबू या मुंह बन जाते हैं। और पूरी तरह से विकसित होने के बाद, ठीक है, जो इनका जनक हाइड्रा है या जनक मुकुल है वो शरीर से अलग हो जाता है और एक स्वतंत्र नए हाइड्रा के रूप में जीवन व्यतीत करने लगता है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक, जिसको हम लोग म्यू भी बोलते हैं, साइन देख लीजिए ये वाला होता है, म्यू का मान क्या होता है, तो साइन आई बाय साइन आर है, जिसे हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं। स्नेल का नियम आप लोगों ने पढ़ा होगा भौतिकी में, ठीक है। साइन आई बाय साइन आर, म्यू का माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है। स्नेल का नियम कहता क्या है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर का मान बदल जाता है, ठीक है। इस नियम के अनुसार आई साइन आई बराबर साइन आर होता है, ठीक है। म्यू जो होता है माध्यम का अपवर्तनांक, जिसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं, आई यहाँ पे आपतन कोण हुआ जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनता है, और आर जो होता है वो अपवर्तन कोण होता है जो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि दाढ़ी बनाने में हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि ये जो होता है इसमें जो प्रतिबिंब बनता है बड़ा बनता है, सीधा बनता है और अस्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। क्योंकि अपवर्तन दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा वस्तु से बड़ा, सीधा और अस्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। तो हम लोग इसलिए दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक किसका है भाई, बैगनी या वायलेट रंग का जो है सबसे अधिक है। ऐसा इसलिए कि बैगनी रंग का जो तरंग दैर्ध्य होता है, वेवलेंथ होता है, सबसे कम होता है और आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होता है, ठीक है। इसीलिए ये प्रिज्म से जब ये गुजरता है तो ये सबसे ज़्यादा मुड़ती है। इसके विपरीत जो रेड होता है सबसे कम झुकाव होता है रेड रंग का, ठीक है। तो सबसे झुकाव सबसे अधिक किसका होता है, तो बैगनी का। सबसे कम झुकाव होता है लाल का। और क्यों होता है भाई, तो बैगनी का तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ सबसे कम होता है और फ्रीक्वेंसी आवृत्ति सबसे अधिक होता है, ठीक है। अंतिम प्रश्न जो इस सेट में हम लोग पढ़ रहे हैं वो है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। तो विद्युत फ्यूज जो है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव या इसको तापीय प्रभाव भी कहते हैं, उसी के ऊपर काम करता है। क्योंकि विद्युत फ्यूज हम लोग इसलिए लगाते हैं कि वो जो है अगर कभी भी वोल्टेज बढ़ जाए या घट जाए, ठीक है, तो वो हमारा नुकसान ना होने दे। तो जब विद्युत फ्यूज में क्या होता है ना कि जब टेम्परेचर या बढ़ता है तो तापीय प्रभाव के कारण या ऊष्मीय प्रभाव के कारण फ्यूज का जो तार होता है ना वो अत्यधिक गर्म होकर पिघल जाता है। पिघलने से क्या होगा कि परिपथ टूट जाता है, जिससे जो महंगे विद्युत उपकरण जो लगे होते हैं घरों में वो शॉर्ट सर्किट जैसी दुर्घटनाओं से सुरक्षित बच जाते हैं, ठीक है। तो ये 30 प्रश्न हमने इस पर डिस्कस किया। आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगले भाग में हम लोग इसके अलावा अन्य प्रश्नों को जो आने वाले हैं इस साल उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आप इसे ज़रूर याद रखें। धन्यवाद।